first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता है, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फर्नीचर लेआउट पे हम लोगों ने काम किया था। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स कौन कौन सी हमें डिज़ाइन करनी होती है। फ्लोर प्लान, डोर विंडो शेड्यूल्स एंड फर्नीचर लेआउट। बात करेंगे यहाँ पर हम कुछ बेसिक एलिवेशंस के बारे में। फ्रंट एलिवेशंस, फ्रंट एलिवेशंस का मतलब है कि हमारे फ्रंट पार्ट, घर का सामने का हिस्सा, विच इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशंस, जो हमारी वर्किंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी वर्किंग के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह आती है कि हम कोई भी 3D एलिवेशन देखेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी डिज़ाइनिंग में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जब भी हम किसी बेसिक एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि अगर हम किसी भी क्लाइंट का फ्लोर प्लान बनाने के बाद अगर हम उसमें 3D एलिवेशन देने चाह रहे हैं तो उस 3D एलिवेशंस का डिज़ाइन क्या दें। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिज़ाइन बेसिक। एलिवेशन को बाद में समझेंगे हम। एलिवेशन से पहले हमें बात करनी है कि आखिर हम डिज़ाइन कैसे बनाएं। नंबर 2 पॉइंट, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन बनाना, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानना। टाइप्स एंड डिज़ाइनिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक हम बात कर सकते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। फ्रंट एलिवेशन
हमारी प्रोजेक्ट के लिए और हमारी ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हमें कहाँ से होता है? जब हम 2D पे वर्क करते हैं तो इसका जो काम करना होता है, मतलब कि पहला क्या है कि आपने यहाँ पर 2D बना लिया, ठीक है, फिर आपका जो डिज़ाइनर है वो काम करेगा 3D पे, वो 3D पे काम करेगा। एक बहुत ही अच्छी सी बात हम कहना चाहेंगे, इस क्लास के बाद मैं एक प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो लाइव प्रोजेक्ट है हमारे क्लाइंट का। मैं उसका फ्लो प्लान की PDF शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर, और सब लोग मुझे उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके सबमिट करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना उसके ऊपर। बेसिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से शुरू होता है? 2D से शुरू होता है और 3D पे फिनिश होता है। इसलिए हमारे पास 3D पे काम करने के लिए 2D की डिटेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल वो मैक्स भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो स्केचअप भी हो सकता है, तो उस 3D सॉफ्टवेयर पे काम आप जब कर पाओगे जब आपके पास एक 2D डिज़ाइन होगा, राइट? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे मिक्स हैं बच्चे, बेसिक बिगनर भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2D का फ्रंट एलिवेशन से एक डिटेल्ड एलिवेशन डिज़ाइन करना, ताकि हम इजीली 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर लें। नंबर 2, आपको क्या करना है? आपको अपनी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे करनी है? डिफरेंट डिज़ाइन बना के। मतलब कि पहला ये मत सोचो कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये डिज़ाइन करना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मैं ये डिज़ाइन क्या दूं, ये कितना दूं, ये कितना दूं, यहाँ पर क्या दूं, कितना एरिया प्रोजेक्टेड दूं। कुछ मत सोचो, ब्लैंक छोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करो, पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करने का सेंस क्या हुआ यहाँ पर? वो ये हुआ कि अगर आपसे नंबर 2 पॉइंट, अगर आपसे किसी ने कहा कि सर हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, या हमारे पास एक पूरा एक 3D एलिवेशन डिज़ाइन हो चुका है, लाइक उसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुका है, मेरे पास मेजरमेंट नहीं है और मैं उसमें मॉडिफिकेशन चाहता हूँ, बस मेरे पास हाइट है, आप उसको डिज़ाइन करिए। ओनली हाइट के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना, विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट, आपको अगर हम 600 स्क्वायर फीट का डिज़ाइन दें तो आप उस 600 स्क्वायर फीट के अंदर हमें कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल बना के दें, तब कहते हैं, तब कहा जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिज़ाइनिंग का। सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेने से, एलिवेशन बनाने से आप परफेक्ट नहीं होते हैं। क्रिएटिविटी, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आपके माइंड में उसी एट ए टाइम आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि हम क्या डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम बात करते हैं क्या कि जब हम लोग एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं तो एक्सटीरियर हमारा एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। एक्सटीरियर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं। दूसरा, एक वर्ड यूज़ करा जाता है जिसे कहते हैं क्लैडिंग। हर एक दूसरा पर्सन क्लैडिंग को यूज़ करता है। हर एक पर्सन क्लैडिंग वर्ड को यूज़ करता है। वॉल क्लैडिंग करनी है सर, वुडन क्लैडिंग करनी है सर, इंटीरियर में क्लैडिंग करनी है सर, बाहर एक्सटीरियर में क्लैडिंग करनी है, स्टोन। क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लैडिंग? कौन एक्सप्लेन करेगा? है कोई? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्लैडिंग? हैंड राइज कर सकते हैं। या यस या नो में जवाब दे सकते हैं।
क्लैडिंग का एक्चुअल मीनिंग कौन एक्सप्लेन करेगा ग्रुप के अंदर? ठीक है, चिराग ने नो कह दिया। और कोई? thin layer of stone. थिन लेयर ऑफ स्टोन, राइट? Yes. Yes. थिन लेयर ऑफ स्टोन तो क्लैडिंग कहलाती है, और अगर हम वुडन यूज कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? थिन लेयर ऑफ वुड। मतलब क्लैडिंग का मतलब वो लेयर से। क्लैडिंग का मतलब हुआ लेयर। लेयर मीन्स वो चाहे किसी चीज की लेयर होगी, चाहे वो वुडन की लेयर हो गई या स्टोन की लेयर हो गई, फिर या फिर टाइल या किसी भी चीज की लेयर। लेयर का मीनिंग हुआ क्लैडिंग, मतलब मेरे हिसाब से सर। ओके, वेरी गुड। लेयर, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब यहाँ पर मतलब क्या होता है? क्लैडिंग वाज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्लैडिंग was a layer of protection from the natural element and as a layer of look and decor for the structure. कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं अपने वॉल को डेकोर करने के लिए, विच इज कॉल्ड क्लैडिंग, और वो लेयर कोई भी हो सकती है। वो लेयर स्टोन की भी हो सकती है, वो लेयर हमारी वुडन की भी हो सकती है, वो लेयर हमारी टाइप्स ऑफ इंटीरियर के मटेरियल्स की हो सकती है। डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज cladding was a layer of protection from the natural element and as a layer of look and decor for the structure. And due to this, there are many variations in the materials for different types of cladding. For example, wood, stone and brick were some of the earliest cladding materials used for their strong resistance to element. टेम्परेचर के लिए यूज करा जाता है, नॉइज कंट्रोलिंग के लिए यूज करा जाता है। डेकोर एक अलग पॉइंट हो गया। आर्किटेक्चर फील्ड में मटेरियल्स को यूज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है किसी चीज़ों को डेकोर करना। रोमन स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिक हो गया, अर्बन डिज़ाइंस हो गए, इसमें मॉडर्न डिज़ाइन हो गए, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस हो गए। एक्सटीरियर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल को यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं डेकोर, नहीं, उनके पीछे बहुत सारे कुछ पॉइंट हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एलिमेंट, टेम्परेचर्स एंड नॉइज इन मॉडर्न टाइम्स। वो कुछ भी हो सकता है। एल्यूमिनियम, टाइल्स, क्रीमिक एंड ग्लास आल्सो फाइंड इट्स द पर्पस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैडिंग, और almost 20 different types of cladding that we can use in our structure. The first is called a brick slips cladding. Brick slips cladding का मतलब, brick slips cladding is one of the most used cladding in modern times where times and money are very important. This type of cladding is an alternative to normal brick cladding. With rate आपको options मिल जाएंगे। Timber cladding बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। टिम्बर क्लैडिंग मीन्स अप्लाइंग वुड एज ए शील्ड या एन एक्सटर्नल स्किन टू द हाउस, ठीक है, एंड जनरली इन्वॉल्व्स प्लैंक्स या बोर्ड्स ऑफ टिम्बर दैट ओवरलैप ईच अदर टू एज ए शील्ड। बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, अलग अलग प्लैंक्स आते हैं, उनको फिक्स करके स्क्रूड कर दिया जाता है वॉल के अंदर। एल्यूमिनियम क्लैडिंग हमारी कहलाती है, एसीपी होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लैडिंग हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर एंड स्टैंड। आपको यहाँ पर ये भी जानना पड़ेगा, कुछ टर्म्स होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, वो भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। एग्जाम्पल, किसी ने आपसे क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बालकनी। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा छोटा सा वर्ड है जिसे एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। बालकनी का डेफिनेशन दो, एक्चुअल डेफिनेशन दो बालकनी का। बालकनी क्या होती है? बालकनी मुझे पता है, ऊपर एरिया को, स्लैब को प्रोजेक्टेड कर दिया जाता है 2 to 3 फीट, विच इज कॉल्ड बालकनी। बट बालकनी का एक्चुअल मीनिंग बताओ ना डेफिनेशंस के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को याद करना, रटना और प्रोफेशनली दोनों उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोग याद तो करा देते हैं बच्चों को, डिज़ाइन तो बता देते हैं कि बेटा यहाँ पर 2 फीट की बालकनी है, ओके सर, बालकनी सर, अरे जो छत आगे निकली होती है ना उसको कहते हैं बालकनी, वहाँ पर हम लोग खड़े हो सकते हैं मूवमेंट के लिए। ओके सर। अ बालकनी इज ए प्लेटफॉर्म दैट कैन बी आइदर कवर्ड या अनकवर्ड।
It is especially located on the second floor or higher and extend from the house. So it's easy to get from the inside to the outside. A balcony is a platform that can be either covered or uncovered. Covered हो सकती है, uncovered हो सकती है. It is especially located on the second floor या higher. किस लिए? It's easy to get from the inside to the outside. Yeah, also we can use that space for our movement. Yeah, also we can use that space for sitting area. Definitions. Typically there is only one access point. याद रखना बालकनी का मतलब क्या हुआ. Typically there is only one access point. For example, from your bedroom to the balcony, and it's not a very big space. It means purpose is to give you a small area to go outside and get some fresh air. मतलब फ्रेश एयर हमारे रूम में आने के लिए या फिर हम मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द बालकनी. टेरिस. लोगों को कभी कभी लगता है टेरिस और बालकनी सेम चीज होती है. सम पीपल्स मे थिंक बालकनी एंड टेरिस आर सेम while the two seems identical. Some key differences make one piece of architecture. The first difference is that the terrace are located on the ground floor. Terrace come from the Latin word for earth. Terrace comes from the Latin word for earth. The exceptions is to the is the rooftop terrace. कोई पूछे टेरिस वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है, याद रखना हमेशा. ठीक है. टॉप ऑफ द हाईएस्ट फ्लोर किसको माना जाता है? एक्सेप्ट इट्स ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट फ्लोर. जो हमारा फ्लोर का सबसे टॉप पार्ट होता है उसको टेरिस कहते हैं, नॉट बालकनी. दोनों में डिफरेंस है हमारा. और टेरिस को स्पेशली यूज करा जा सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए. टेरिस और एंड हैव ए लाइक ग्रैंड्योर दैट कॉम्प्लीमेंट एंड साइंटिफिक ओवरलुक बिकॉज ground floor are not elevated, that they are much larger than the balconies. In fact, they are big enough for you to host parties and fill with patio furniture such as dining sets etc. बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं. स्पेसेस को यूज करना इज ए डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड. तो टेरिस गार्डन भी दिया जाता है, उसको डेकोर करा जाता है. दोनों में डिफरेंस. पोर्च. हम लोग पोर्च को एक्चुअली यूज़ हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा. पोर्च कहा जाता है. पोर्च का जो टर्म होता है, जो टर्म्स यूज़ करते हैं, हम लोगों ने प्लानिंग करी. एग्जांपल लो, ये प्लानिंग करी पोर्च, राइट. 90% पोर्च क्या है? ये पोर्च है. पोर्च कहते किसे हैं एक्चुअली में, ये बात आती है. और अगर ये पोर्च है, अगर ये पोर्च है तो फिर ये क्या है? अब इसका डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? डिफरेंस बिटवीन द पोर्च एंड पार्किंग. बताओ बच्चों. कौन बताएगा? पोर्च और पार्किंग में क्या डिफरेंस है? अगर हम मतलब पार्किंग कैन बी अ ओपन एरिया और पोर्च जो है वो कैन बी कवर्ड फ्रॉम द कवर्ड विद द स्लैब. बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो पोर्च एरिया को पार्किंग यूज करते हैं. फिर क्यों? फिर तो गलत हो गया टर्म. जगह नहीं रहती. जगह नहीं रहती इसके लिए. बहुत सारे पर्सन जो हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको पार्किंग कर देते हैं. वहाँ पर एक व्हीकल खड़ा हुआ है, कार खड़ी हुई है, तब भी उसको वहाँ पर पार्किंग कर देते हैं. क्यों? पोर्च क्यों नहीं करते हैं? जब हम एक कार के लिए स्पेस वहाँ पर छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी स्पेस है, फिर हम उसको पोर्च में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या रीज़न है? क्यों? Porch is a generic terms of any outdoor space that is covered and attached to a house.
वी कैन फाइंड द पोर्च इन द फ्रंट, बैक या साइड ऑफ ए प्रॉपर्टी। पोर्च की मीनिंग समझ लेना। एंड मोस्टली इन फ्रंट में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, वुडन प्लैंक्स का भी हो सकता है। बट पोर्च का एक्चुअल मीनिंग हमारा क्या कहता है? जब नाम पता होंगे तभी आप सामने वाले से कह पाओगे। आपको ये वाला डिज़ाइन चाहिए, आप कुछ ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हैं, आप ये कुछ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेम अलग अलग, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके फीचर्स। कंटेम्प्रेरी क्या मतलब होता है, कंटेम्प्रेरी का कैसा होता है, क्या लुक दिया जाता है, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है जो इस वर्ड में ऐड होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेंगी। डिज़ाइनर हाउस किसे कहते हैं इसमें, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मोस्टली आपके रियल लाइफ में यूज़ करे जाते हैं, जो हम क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। सिंपल इज दिस। ये इसीलिए हमने डिज़ाइन करे हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर के डिज़ाइन, उनके मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो आर्किटेक्चर्स के टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अपार्टमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा वर्ड है, बच्चों वाला लग रहा है ना कि अपार्टमेंट, ये भी कोई कहने की बात है सर। बट अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द अपार्टमेंट, तो क्या कहेंगे हम? ये सारी चीज़ें, ये होता है बेस, है ना। तो इन सारे पार्ट्स को स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहला क्या हमारे पास आता है? टाइप्स ऑफ मटेरियल को जानना, उनके फंडामेंटल्स, आर्किटेक्चरल नेम को पहचानना, क्या क्या नेम्स होते हैं, कौन कौन से नेम यूज़ करे जाते हैं। फिर बात आती है डिज़ाइनिंग की। तो अब बात आती है यहाँ पर कि हम एक्सटीरियर को कैसे निकालते हैं अपनी ड्राइंग से। नोट्स सभी बना के रखेंगे, उसकी कॉपी बना के अपने पीसी में सेव करके मत रख लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। वरना किसी भी एलिवेशन को डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर ले आओगे। एक कमांड यूज़ करा जाता है जो हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्स लाइन, एक्सेल एंटर। अभी तक सभी लोगों ने यही पढ़ा होगा कि एलिवेशन डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या होता है कि लाइन को कॉपी करो, प्रोजेक्शन लो, स्लैब, फ्लोर, वॉल, सीलिंग, डिलीट, बन गया एलिवेशन, राइट। एक्स लाइन, एक्सेल एंटर, रेफरेंस लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन, दो ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं, एच एंटर एंड वी एंटर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो बिल्कुल बच्चों की तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक्सेल एंटर किया और वी एंटर किया। वी का मतलब होता है वर्टिकल। ये हमारा क्या है? ये मेरा प्लान है। हम बात करते हैं फ्रंट एलिवेशंस की। फसाड, जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फसाड जो यूज़ करा जाता है। फसाड का मतलब होता है सामने का हिस्सा। आप कैसे समझोगे कि आपको एक मॉडर्न डिज़ाइन बनाना है? आप कैसे समझोगे कि हमारा डिज़ाइन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हमारा डिज़ाइन बहुत बढ़िया आना चाहिए? आप कैसे डिसाइड करोगे? किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? हमें ये जानना है। आपके पास डायमेंशंस भी नहीं है, आपके पास रेफरेंस भी नहीं है। रेफरेंस से आप कैसे आइडिया लोगे कि आपका डिज़ाइन किस तरह आएगा? कौन देगा आंसर इसका? अंबुज? कैसे डिसाइड करेंगे हम? मटेरियल जैसा अवेलेबल रहेगा नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम, किसी क्लाइंट ने मुझसे कहा कि सर हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, आप कैसे डिसाइड करोगे? किसी ने कहा हमें ये चाहिए, किसी ने कहा हमें ऐसा चाहिए। उस केसेस में आप अपने एलिवेशन पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि हम ये कैसे दें, किस बेसिस पे देना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स हैं इसके? ट्राई करेंगे उसको फिट करने का, अगर नहीं होता तो उसको मना कर देंगे। नहीं तो ट्राई फिट कैसे करेंगे ये तो मुझे जानना है। अब ये तो है नहीं कि घर तोड़ के फिट कर देंगे। कैसे कैसे आइडिया लगाओगे, कैसे लॉजिक होगा ये?
क्लियरेंस वो दिखाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इसमें। कोई अगर क्लाइंट आपसे कहेगा कि आने के बाद अम्बू सर हमें ये डिज़ाइन चाहिए, ऐसा कुछ बताइए, पॉसिबिलिटीज़ हैं? हाँ या आना अभी इसी वक्त मुझे बताइए। डिसीजन लेना है आपको, डिसाइड करना है उसी टाइम, एट ए टाइम। सर प्लान देख के बता दूंगा कि हो जाएगा। चल सर उसका स्टाइल पहले पूछेंगे कि फसाड चाहिए या रॉयल मॉडल लुक चाहिए या रॉयल लुक चाहिए। चलिए, उसमें सब उसके अकॉर्डिंग सर। वेरी गुड। ये हमारे पास फ्लोर प्लान है और ये रहा इसका 3D एलिवेशन। चलो बताओ कितने चांसेस हैं? हाँ सर 50-50 चांसेस है हो जाएगा सर। मतलब ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर छोड़ देते हैं सर। इतना एक्सपीरियंस नहीं है सर इसमें। ना कोई बात नहीं, कोई नहीं है, सब फ्रेशर हैं, हम भी फ्रेशर हैं, डोंट वरी। खाली बात डिस्कस कर रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, तुम लोगों से भी हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। बोलोगे तो हेजिटेशन दूर होगी, बोलोगे तो डर निकलेगा, बोलोगे, मैं क्यों बुलवाता हूँ, बोलोगे तो फास्ट बनोगे मार्केट में क्लाइंट से बात करने में। याद रखना ये भी एक रीज़न होता है। हमारा फ्रंट एलिवेशन डिपेंड करता है किन चीज़ों पे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। आपके एलिवेशंस के अंदर कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई भी इमेज आपको दिखाए कि एलिवेशन वहाँ पर बन सकता है या नहीं बन सकता है, आपको दो चीज़ें देखनी है। आपके फ्रंट का स्पेस है या नहीं है, आपके पास पार्किंग स्पेस या पोर्च स्पेस, कुछ भी कहो, ये दोनों अवेलेबल है या नहीं है। फ्रंट एलिवेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब आप इसे ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, क्यों ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, क्योंकि हम लॉजिक कम लगाते हैं, जो फैक्ट है वो हम पहले बताते हैं। मैंने कहा कि ये फ्रंट एरिया अगर आपके पास है और अगर आपके पास ये पार्किंग या पोर्च स्पेस है तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अब हम एग्जाम्पल के साथ ही लेके चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के साथ, ताकि ये आपके डाउट दूर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर ये डिज़ाइन उसने कहा देने के लिए, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, पहला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि उसको अपने फ्रंट का पार्ट डेकोर करवाना है। अब आप ये मत सोचो कि उसके साइड में जो वॉल डिज़ाइन करी गई है गिलास के साथ, वो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इस वॉल को कब दिया जाता है, फ्रंट में ये जो वॉल डिज़ाइन करी गई है गिलास के साथ, इसको कब दिया जाता है, जब हमारे पास पोर्च में या पार्किंग स्पेस में स्टेयर्स का एरिया फ्रंट से होता है। आज हम डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जो कभी नहीं हो, कभी भी फंस रहे होगे। सेकंड एग्जांपल, दिस वन, कोई भी एलिवेशंस। तीसरा एग्जांपल, दिस वन, फसाड पे जो गिलास या कर्टन वॉल या ग्लास वॉल जो दी जाती है, आप समझ सकते हो उसको वहाँ पर क्यों दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है कि हमारी फ्रंट में स्टेयर्स यूज़ करी गई हैं, इसलिए उसको डेकोर के पर्पज से दिया था। और यही रीज़न है कि स्टेयर्स को पोर्च एरिया में दिया जाता है बिल्कुल सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। नंबर 2, अगर हम इस डिज़ाइन को देखेंगे तो इस डिज़ाइन में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन आखिर किस बेसिस पे लगा हुआ है, ये डिज़ाइन हमारा किस बेसिस पे है। अगर ये बालकनी का एरिया नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। मेरे पास बालकनी है ना, तो सिंपल सी बात है, डिज़ाइन पॉसिबल है।
आपको फोकस क्या करना है कि आपके पास स्पेस कौन सा आ रहा है। दूसरा पॉइंट, आप इस डिज़ाइन को ले लीजिए थोड़ा सा और डिटेल में। इसमें अगर आप देखो बालकनी है ना, पॉसिबल है। यहाँ भी बालकनी है, पॉसिबल है। अब आप सेंटर की वॉल को हटा के पूरा कवर कर दोगे तो भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने अपने एरिया में स्पेस को छोड़ा है। अब आप कोई भी डिज़ाइन निकाल लो, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आज के बाद कि कैसे होगा। एग्जाम्पल, इसको देख लो, बालकनी है, मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है और मेरे पास टेरिस है, ये डिज़ाइन पॉसिबल है। बालकनी है, ये डिज़ाइन पॉसिबल है। बालकनी है, ये डिज़ाइन पॉसिबल है। सिंपल। अब यहाँ पर इनके साथ रूम की पार्टीशन लाइन है, नहीं भी होगी तो भी हम दे सकते हैं ओपन। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको नोटिस क्या करना है कि आपके पास स्पेस कितना है, और दूसरा आपको ये देखना है कि आप की बालकनी में और पोर्च में कितना कितना स्पेस छोड़ा गया है। वरना आप कुछ भी ले लो, आप ये भी डिज़ाइन निकाल सकते हो। ये मत सोचो कि हम देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसको वहाँ पर लगा के देखेंगे, हम सोचेंगे, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर आपको दो कैलकुलेशन अपने माइंड में रखनी है। क्लाइंट ने आपको, आपका जो डिसीजन है वो एकदम क्विक होना चाहिए। क्लाइंट ने कहा कि ये डिज़ाइन दे सकते हो, ओके हो जाएगा सर। सर ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, बट सेम एज इट इज़ नहीं दे सकता, सेंटर की वॉल छोड़ के पूरा डेकोर कर दूंगा। ओके सर ये पॉसिबल है, हाँ ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज़, क्योंकि मेरे पास भी बाउंड्री वॉल है, हम सेम एज इट इज़ दे देंगे। मेरे पास भी बालकनी है तो पूरा पार्ट हमारा ये आ गया, मेरे पास भी टेरेस है, सेम पार्ट आ गया। डिसीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए, चाहे पर्सन आपके सामने 10 इमेज क्यों ना रख दे। क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ सर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव है कि आपको उसने डिसाइड कर लिया पहले से ही, और पहले से ही डिज़ाइन कर लिया उसने कि करना क्या है हमें। और डिज़ाइनिंग में डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं, डिले नहीं करे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के सब लोग इसके नोट्स बनाएंगे। पहले आर्किटेक्चर के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उनके नेम है, वो आप नोट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक एक्सटीरियर का डिज़ाइन चाहिए सभी लोगों से।